इसके पहले की हम बात करते हैं तो इसके पहले की यहाँ स्थिति अच्छी थी। और कॉरिडोर के लेके हम बात करें तो अभी जो नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं मिर्ज़ापुर जनपद में आज हम हैं विद्यांचल मंदिर में। और यहाँ के लोगों से जानते हैं जो नया कॉरिडोर बन रहा है मंदिर का वो कैसा है, पहले क्या स्थिति थी कॉरिडोर बनने से पहले की और अब क्या स्थिति है। और कुछ चुनावी बातें भी करेंगे, कुछ चुनावी लोगों से जानेंगे क्या नए नए समीकरण बन रहे हैं मिर्ज़ापुर में। और कुछ मुद्दों के ऊपर भी बात होगी कि कितना विकास हुआ है बीते 5 सालों में और कुछ जो ये बताना चाहें वो। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। जी, क्या करते हैं आप? मैं ये कंट्रैक्ट सीवरेज प्लांट में नौकरी करता हूँ। जी, मैं पंजाब से आया हुआ हूँ। पंजाब से आए हो? हाँ जी। क्या स्थिति चल रही है पंजाब में? पंजाब में तो हम शुरू से बीजेपी हूँ और बीजेपी ही रहेंगे, लेकिन अभी घर से आए हुए 3 महीना हुआ, अभी रूस पता नहीं क्या परिस्थिति उधर का है। तो लॉकडाउन में आए थे आप? नहीं, हम जाते आते रहते हैं। हम आए हुए अभी 3 महीना हुआ है वो यहाँ। तो अभी हाँ मिर्ज़ापुर में ऐसे 2 साल से है, तीसरा साल चल रहा है मेरा यहाँ। क्या बेहतर लगा आपको, पंजाब के उत्तर प्रदेश? नहीं, हमें तो सभी स्टेट बीजेपी में ठीक रहता है। इस समय काम की वजह से बिल्कुल सही चल। बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही कह रहा हूँ सामान्य तौर पे। क्या पंजाब अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश? मुझे तो पंजाब उत्तर प्रदेश सही लग रहा है। अभी काम करके उससे सही लग रहा है, काम सही मिल रहा है यहाँ पे। काम सही चल रहा है यहाँ पे। जो स्टेट में हमको काम कंपनी मिल जाता है वहाँ सही चल रहा है बिल्कुल। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है पंजाब में? पंजाब में तो अभी बता नहीं सकते। अब 3 पार्टी घुसे हुए हैं, अब किसकी पार्टी हमको पता नहीं चल रहा है इस बार। लेकिन बीजेपी का हमारा जो विधानसभा क्षेत्र वो बीजेपी पक्का 100% बीजेपी ही ले जाएंगे। हाँ। आपकी वाली क्यों? उधर उपकंठे बीजेपी है उधर ही सारा। कौन सी विधानसभा है? सुजानपुर। आपका नाम आशय? मेरा नाम उत्तम पांडे है। क्या करते हैं? जी, हम स्टूडेंट हैं और माता विंध्यवासिनी मंदिर में पुजारी भी हैं। तो आपसे ये सवाल करना एकदम वाजिब होगा कि अभी जो नया कॉरिडोर बताया जा रहा है जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इससे पहले विद्यांचल मंदिर की क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? इसके पहले की हम बात करते हैं तो इसके पहले की यहाँ स्थिति अच्छी थी। और कॉरिडोर के लेके हम बात करें तो अभी जो हुआ है कार्य बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, सब लोग अपना घर बनाते हैं। पहले आपका मकान कितना छोटा रहा होगा, फिर विकास हुआ, फिर आपका मकान बड़ा हुआ। तो माता का मंदिर भी बड़ा होना ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है। अगर विकास नहीं होगा तो कैसे कॉरिडोर इतना, यहाँ के लोगों की जितनी इनकम है अगर 5% है तो आने वाले फ्यूचर में कॉरिडोर के ही वजह से यहाँ के विकास की वजह यहाँ से समझ लीजिए 10% हो जाएगी। वो तो है कि कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि एक सक्रिय गलियाँ हैं और उस गलियों में जो श्रद्धालु आते हैं वो भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो आपकी बात ठीक है, वाजिब है। ये टोटल बजट जो है इसका 300 करोड़ है। 500 करोड़ है। पहले चरण में 150 करोड़। हाँ, 5 चरण का इसका काम है। अभी दूसरा चरण चालू हुआ है। अभी दूसरा चरण पे बहुत समझिए मिनिमम काम अभी चालू नहीं हुआ है। पहला चरण का पूरा हो गया है। दूसरे चरण में 2 बार कमिश्नर ने आपत्ति जताई है कि इतना धीरे क्यों काम हो रहा है, लेकिन फिर भी काम हो रहा है, मानिए। मतलब क्या व्यवस्था क्या बनाई गई है यहाँ पे? लोगों से क्या बोला गया है? जो आसपास की दुकान वाले हैं, घर वाले हैं, उनसे क्या क्या बोला गया है? उनसे बोला गया है कि यहाँ कॉरिडोर बनेगा। पहले तो यहाँ पे देखिए, कॉरिडोर जब आया तो यहाँ के लोगों को अरुण कुमार जी यहाँ के डीएम थे, उन्होंने बोला था कि जिसकी ज़मीन ली जाएगी उसके बदले उसको ज़मीन दी जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था, आप देख सकते हैं न्यूज़ वगैरह में, अमर उजाला में भी निकला था। तो लेकिन फिर उसके बाद दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब कॉरिडोर का आ गया मुद्दा मेन, तो यहाँ पे लोगों को उतना जिसका उनका स्क्वायर फीट्स है 5,000-6,000 रुपये स्क्वायर फीट मुआवजा दिया गया। मुआवजे की बात करते हैं तो यहाँ के लोगों को सर्किट शीट से दुगना दिया गया है, लेकिन उतना क्या कह रहे थे अंकल जी आप? सर्किट रेट से दुगना दिया गया है, लेकिन जो मुआवजा होना चाहिए, चूँकि बनारस में इसका 6 गुना 7 गुना दिया गया है, मुआवजा लोगों को कम मिला है। इससे यहाँ पे लोगों को रोष है और यहाँ पे केवल चमचागिरी की वजह से ये ऐसी व्यवस्था की गई है। अगर उनको ठीक से मुआवजा दिया गया होता, उनको घर। आपका नाम? मेरा नाम चिरंजीवी पांडे है। और वो तब उनको कुछ अच्छा लगता है। पहले उनको बताया गया 50 फीट जाएगा, फिर बताया गया 60 फीट जाएगा, फिर अब 100 फीट हो रहा है।
कहीं गलियाँ 60 फीट थी उसको 80 फीट किया जा रहा है। सड़क पहले 60 फीट का था, अब 80 फीट हो रहा है। 80 फीट 40 फीट के आसपास हो रहा है। नहीं, अमरावती से लेके बंगाल चौराहा तक अभी 80 फीट का हो गया है। उधर के लोग इसके लिए बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि एक उनको निर्धारित समय जगह नहीं बताया जा रहा कि कितना इसका विस्तार होगा। अगर एक सीमांकन कर दिया जाए तो लोगों को ये हो जाएगा कि हमारा कितनी ज़मीन जा रही है। उनको खुद नहीं मालूम हमारी ज़मीन कितनी जा रही है, कितनी रहेगी। सरकार का ये दावा है कि आसपास के 800 मकान और दुकान मिला के 800 टोटल हैं जो वो सरकार उनको मुआवजा देगी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मतलब कितने किलोमीटर तक होगा वो एरिया? अब किलोमीटर तो जोड़ेंगे तो उसको ऐसे नहीं मालूम पाएगा, लेकिन जो दुकानें और मकानें के पहले था, योगी जी ने कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ था कि मंदिर से सिर्फ परिक्रमा पथ 50 फीट का रहेगा। 50 से अब 100 हो गया है। उसके लिए लोग रोष व्याप्त है। किसी को मुआवजा ठीक से मिला भी नहीं है और लोगों का वहीं घर बचा हुआ टूटा नहीं है। तो आप भी उसी तर्ज पे जाते हैं जैसे कि बनारस कॉरिडोर, काशी कॉरिडोर हुआ है। काशी कॉरिडोर में जैसे मुआवजा मिला है वहाँ के लोगों को, ऐसे उसी तर्ज पे आप मुआवजा चाहते हैं? जी हाँ, अगर उस तरह से मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चूँकि अगर बात हम लोग रखते हैं तो ये कहते हैं कि वो महानगर है और ये नगर में आता है, इसलिए इसकी मुआवजा कम है। सर्किट रेट से दुगना दिया जा रहा है, तो दुगने रेट में लोगों का न मकान बना पाएंगे, न रोजगार कर पाएंगे, न अपने बच्चों को देख पाएंगे। वो एक कांग्रेस के यहाँ से नेता आते हैं राजन पाठक जी, उनका ये कहना है कि ज़बरदस्ती बंदूक के दम पे यहाँ से लोगों के मकान खाली कराए जा रहे हैं, ये सब कराए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कुछ हुआ है। कुछ ऐसे लोग वहाँ जिनका ज़मीन नापा गया है, उन यहाँ से भाग गए, कहीं कोई नेपाल भाग गया, कोई गोरखपुर भाग गया, तो वहाँ को उठा के लाके उनको रजिस्ट्री कराई गई है। क्योंकि वो नहीं, जोर ज़बरदस्ती हो रही है। ज़बरदस्ती हो रही है। ये कर कौन रहा है? अब जो करा रहा है वही कर रहा है। मतलब कोई तो प्रशासन करा रहा है, सरकार करा रही है। प्रशासन की जब सब बिना प्रशासन कहाँ होगा? सरकार और प्रशासन ही करेगी ना। तो इससे दोनों का साथ ही रहता है। अब उनका कॉरिडोर बना गया, उनकी इच्छा नहीं देने के लिए। पहले थी कि जाके हम आपकी अपनी इच्छा से देंगे, आप जब हम नहीं देंगे तो हमको ज़बरदस्ती लिया जाता है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम कॉरिडोर के लिए अपना मकान या दुकान नहीं देंगे, आपके हिसाब से क्या है? लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? देखिए, उनका न देने वाली बात नहीं है। उनको ये है कि हमको मुआवजा ठीक से दिया जाए। अच्छा, उनका ये कहना है। हाँ, मुआवजा में ही उनकी लापरवाही की जा रही है। शासन और प्रशासन जो शासन भेज रहा है पैसा, प्रशासन उसको नहीं दिखा रही है। जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। यहाँ के कुछ ऐसे नेता और पत्रकार मिले हुए हैं कि जो उसको घपला कर रहे हैं। पत्रकार भी मिले हुए हैं उसमें बहुत से हैं। आप कैसे? आप निकलेंगे तो देखेंगे, आप सब अधिकारियों से उनका मेलताल है। कहीं कच्चा मकान दिखा रहे हैं, कहीं पक्का मकान दिखा रहे हैं, किसी को ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है। इसी का लोगों को रोष व्याप्त है। अगर उनको मुआवजा ठीक से मिल जाए तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो भी अपना कहीं आशियाना बना, हर लोग चाहता है कि कहीं विकास हो। अभी कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ विकास ही होगा, अच्छा होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पर्यटक आएंगे। वो तो है, वो है। लेकिन जब उनको ठीक से मुआवजा ही नहीं मिलेगा, अपने बच्चों का क्या करेंगे? जिनके घर में लड़कियाँ हैं, शादी ब्याह करना, कैसे करेंगे? एक दुकान, अगर एक दुकान के 2 लाख रुपये मिल जाए तो क्या होगा उनमें? आपका नाम महाशय? पंचमलाल यादव। जी, क्या कहेंगे आप? क्या स्थिति है, क्या माहौल है मिर्ज़ापुर में चुनावी? मिर्ज़ापुर में चुनावी माहौल यही है कि बम बम बाबा आ रहे हैं। जी, अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं? अखिलेश जी अभी नहीं आ रहे हैं। क्यों? ऐसा है कि इस समय वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने अभी तक ऐसा कोई नहीं किया था कि जो शहर में लोगों के खपड़ैल को गायब कर दे। इन्होंने तो ऐसा किया कि मिर्ज़ापुर शहर से खपड़ैल ही गायब हो गया। कच्चे मकान सब गायब, सारे कच्चे मकान जितने थे सब आरसीसी हो गए। हम लोग ज़िंदगी भर कमाते, सिर्फ खाते और लहा जोहा के अपने बच्चों की शादी करते, मगर मकान आरसीसी हम लोग कभी नहीं बनवा सकते थे। मगर आज भारतीय जनता पार्टी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, बहुत ही सराहनीय है। और हर बिरादरी को देख कर रहा है। ये नहीं कि आप ब्राह्मण हैं तो आपको मिलेगा, आप यादव हैं तो आपको नहीं मिलेगा, आप मुसलमान हैं तो आपको नहीं मिलेगा, सभी को मिल रहा है।
अभी हमारे आप यादव हैं, आपसे यादव समाज खफा नहीं होगा? आप अखिलेश जी के बारे में बोल रहे हैं तो। यादव समाज का खपा होगा हमसे? समाजवादी पार्टी भले हमसे खपा हो जाएगी, यादव समाज क्यों खपा होगा? उनका परिवार उनसे खिलाफ था, उनका चाचा क्यों निकल गए सपा से? हाँ, तो चाचा जी तो वापस आ गए, सरेंडर कर दिया उन्होंने पूरा। तो अरे फिर उनको ये है कि नहीं साथ रहेंगे तो टिकट भी नहीं मांग रहे, बोले जो अखिलेश जी बोले वो बढ़िया। अखिलेश जी निकाल दिए, फिर आ गए तो घर में है कि फिर वही आके जूठन खाइए और नीचे पड़े रहिए। वो जब अपने शिवपाल जी झूठन खा रहे हैं। और क्या, पहले राज किए बाप चचा उन लेके, तो आप बच्चे का जूठन ही खाएंगे ना। बर्बाद करने वाले तो यही लोग हैं उसके। किसको बर्बाद करने वाले? सपा को। शिवपाल जी। और क्या, यही लोग मिल के सब बर्बाद कर दिए। कैसे? अखिलेश जी का व्यक्तित्व देखेंगे तो उनका अच्छा है। जब तक मुलायम जी की सरकार थी उन पर भी कोई दोष नहीं लगा उनके ऊपर, लेकिन ये लोग ऐसा उसमें आगे कर दिया, आजम खां ये सब मिलके कि सारा सत्यानाश कर दिए। सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है, पंडित भी है, उनको किसी का वोट नहीं चाहिए, सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि हर जिले में बनाएंगे परशुराम जी का मंदिर, और वो फरसा लेके भी घूम रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण जी का वोट नहीं चाहिए उन्हें, वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोट दे दें। हाँ कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, तराजू तलवार और चंदन को मारो लात। किसने बोला ये नारा? अखिलेश जी मायावती जी ने। अब क्यों बुला रहे ब्राह्मणों को? अब क्यों हिंदूवादी के? इससे पहले उनको मथुरा नहीं दिखा, काशी नहीं दिखा, अयोध्या नहीं दिखा। पहली बार कोई सरकार ऐसी है कि जो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। आप किसी भी मंदिर को देखिए, चाहे काशी का हो, चाहे विंध्याचल कॉरिडोर हो, चाहे बनारस कॉरिडोर हो, वो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य कर रही है। तो जो हम लोग, मुग़ल साम्राज्य बहुत राज किया, हमेशा से हम लोग कभी अंग्रेज के गुलाम रहे, कभी मुग़लों के गुलाम रहे, कभी बाबर के गुलाम रहे। ये गुलामी नहीं सहेंगे। अब हिंदुत्व की नारा है, हम लोग हिंदू वाली बोलेंगे, सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे। तो क्या नारा है आपका? हर हर महादेव बस। अच्छा, पर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ पे और मोदी जी पे सवाल उठता है कि हिंदुओं की आड़ में महंगाई पे सवाल नहीं होता है, बेरोजगारी पे सवाल नहीं होता है, किसानों की हालत पे सवाल नहीं होता है। तो ये सरकार इन सवालों से बच रही है। सरकार बच रही है, लेकिन क्या इससे पहले कोई प्रधानमंत्री बन गया था, कोई कलेक्टर बन गया था, कोई पटवारी बन गया था? सब वही थे। 10,000 20,000 के मोबाइल चला रहे हैं, 1 लाख की गाड़ी से घूम रहे हैं, गरीब हैं। उसके लिए गरीबी नहीं आ रही है। आपको गरीबी है तो मोटरसाइकिल मत खरीदिए, चलिए साइकिल से, चलिए पैदल। 20,000 का मोबाइल लेंगे, एक घर में 6 लोग हैं तो 6 लोग को मोबाइल चाहिए, सबको इंटरनेट चलाना चाहिए, उसके लिए महंगाई नहीं है। अगर आप सामान खरीद ले, राशन फ्री पाते हैं, उसके लिए महंगाई नहीं है। अगर आपको विरोध, सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रही है और इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार दे, आपका ये कहना है? कौन अपनी महत्वाकांक्षा को मारता है बताइए? कि इंटरनेट, मोबाइल, गाड़ी, ये तो आज की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो उसको भी हम कहते हैं कि घर में हमारे कमाने वाले कम है, खाने वाले ढेर हैं। अगर हमारी आबादी ढेर होगी तो महंगाई भी जाएगी। जितना हमारा विकास होगा, जितने प्लाट बन रहे हैं, खेतों की कमी हो रही है, उपज होगा तभी ना आएगा। उपज नहीं ढेर हो रही है तो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तेल महंगा हो रहा है। तो तेल तो हमारे यहाँ पैदा हो नहीं रहा है, तेल बाहर से आ रहा है, तो महंगा हो तो तेल महंगा हो गया। सस्ता हो जाए तो सस्ता वाले नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आपने बोला कि बाबर ने बहुत राज करा, मुगलों ने बहुत राज करा। इस बार तो भाजपा का भी ये कहना है कि इस बार तो मुसलमान भी उनके साथ हैं। मुसलमान पहले भी थे, लखनऊ से अभी जो 17 में सब जीत हुई, क्या मुसलमान नहीं थे? मुसलमानों ने नहीं दिया। ये तो गलत कहना है। अब सब कोई जातिवाद नहीं है, सब एक हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा यही है बाबा का। अच्छा, आपने बोला जातिवाद नहीं है। अभी 2022 के चुनाव, उत्तर प्रदेश का असेंबली चुनाव से पहले मोदी जी के कैबिनेट में बदल फेर होता है। फिर तो उसी बदलाव में कोई पटेल, कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई एससी, कोई एसटी, इनको मंत्रालय दे दिया जाता है। और ये बताया जाता है, मीडिया में खबर चलती है कि मोदी जी ने बड़ा ही जाति का समीकरण बैठा दिया है अपने कैबिनेट में। तो वो जातिवाद नहीं है? इसको जातिवाद आप कहाँ कहेंगे? जिस क्षेत्र से लोग जीत के आते हैं और उस क्षेत्र के लिए कार्य नहीं करेंगे, कैबिनेट में नहीं आएंगे, तो कहाँ से वो अपना कार्य कर पाएंगे? तो ये तो लोगों का सोचना। आप अच्छा भी करेंगे तब लोग भी आपको गाली देंगे, और बुरा करेंगे तब भी। जी महाशय, आपको क्या लगता है जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं हर ज़िले में परशुराम जी का मंदिर बनवाने के लिए, ये सही है, गलत है? आपको क्या लगता है? जी, बात रही है परशुराम जी की मंदिर बनवाने की, तो सही है।
लेकिन यही अगर वो 2022 के चुनाव के बदले अगर 2014 में ही किए होते, जब उनकी सरकार थी, परशुराम जी के, तो इन्हें ये कह रहे हैं, ये तो बहुत भी कुछ कहे हैं, लेकिन किए हैं ये तो ब्राह्मणों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ये अगर ये कहें कि हम बाबा ने, योगी जी ने काशी बनवाया, हम मथुरा बनवाएंगे, ये कहें तो ब्राह्मणों का वोट इन्हें मिलेगा और हिंदुत्व का भी मिलेगा। ये लिखित रूप में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें कि हम मथुरा पे से जो है वहाँ मस्जिद बना हुआ है, जो कब्जा है, वो हटवा के वहाँ पूरा कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे, भव्य बनवाएंगे, तो उन्हें मैं गारंटी देता हूँ उन्हें पूरे हिंदुत्व का वोट मिलेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो इन्हें खुद सपाई जितने मुसलमान हैं सब इन्हें लात मार के बाहर कर देंगे। इन्हें हिंदुत्व से मतलब नहीं, ब्राह्मण से मतलब नहीं। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि उनके सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं, और वो बोल चुके हैं कि आपकी सत्ता बन रही है। उनके कह रहे हैं कि मथुरा बनवाएं। नहीं, कृष्ण क्या कह रहे हैं आप? वो कृष्ण जी उनके सामने में डरा रहे हैं उनको, वो बता रहे हैं भले मीडिया को, उनको बता रहे हैं कि हमारा मंदिर फिर योगी जी बनवा रहे हैं। और आप उसी डर में बोल रहे हैं। करीब जब सपने से जागता है ना तो अनशन बोलबे करता है। सिंह के आजम खां जी क्या कह रहे हैं? आपका नाम? शैलेंद्र प्रसाद पांडे। मुलायम सिंह को वो आजम खां सपने में आते थे, इनको कृष्ण भगवान सपने में आ रहे हैं, बस यही बात है। अरे कभी कंस के भी सपने में कृष्ण भगवान आते थे, वो भी डरता था उनसे। ये मत सोचिए। अखिलेश जी तक कह रहे हैं कि कंस मामा। हम अयोध्या में थे जब ये इतना लाठी गोली चलवाए थे, उसमें प्रेजेंट में 4 भाई थे। आप थे? हमारे घर के 4 भाई हम लोग थे वहाँ। समझ लीजिए इतनी लहा से फेंकी गई उस तरह, बुरी तरह ये लोग मार रहे थे। तार आपके घर में से भी किसी की मृत्यु हुई थी? नहीं, किसी की नहीं। हम लोग तो भाग गए थे। बहनोई भी गए थे हम लोग, वहाँ से ईंटा लाए हैं। हमारे बहनोई गए थे, ज्ञानचंद पांडे, वहाँ से ईंटा लाए हैं जो बाबरी मस्जिद का निशानी के लिए कि हम लोग नहीं, मंदिर के लिए यही बात। हाँ मंदिर का लाए हैं। मंदिर के ईंट लाए थे। हाँ, आज भी घर पे रखी है? हाँ उनके घर पे रखी है। आपके? हम पाइप लाए थे वहाँ से, ईंट लाए थे। हाँ, हम 4 भाई अपने घर से गए थे, हमारी माँ तिलक लगा कर भेजी थी 200 लोगों को। बस ठीक है, ये रहने दीजिए हमको। अच्छा, तो जो अभी अखिलेश यादव जी ब्राह्मण वोटों के लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ब्राह्मण समाज अपनाएगा उन्हें? सब छलिया है, क्या बोला जाता है। ये मिर्ज़ापुर में एक लोटा बनता है बिना पेनी का, वो कहीं भी रख दीजिए ढंगला जाएगा, कब किधर ढंगला जाएगा, कब किधर। बस यही हाल है इन लोगों का। तो मतलब समाजवादी पार्टी से ना जुड़ने का कारण क्या है? कारण है ये गुंडा राज हो जाता है, जाते जब वो जातीयता हो जाती है। अरे माफिया सब जेल में है इस वक्त। सारे माफिया उत्तर प्रदेश से गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में नहीं रहती हैं। 4.5 साल से दंगा नहीं हुआ है। अच्छा, आपने बोला सारे माफिया जेल में चले गए हैं, तो कौन माफिया गए हैं? आप इलाहाबाद के देख लीजिए, नाम बताइए। अतीक अहमद हैं, मुख्तार अंसारी हैं, सब जेल में हैं। माफी यहाँ से गुंडा के उत्तर प्रदेश से बाबा जी की लाठी से सब डर गए हैं। आपका भी ये मानना है? ये गुंडा राज मानिए तो हाँ, योगी सरकार में गुंडा राज नहीं है। ये हमारी बहन बेटियाँ एकदम अच्छे से सुरक्षित, रात बिरात हो या सुबह का हो, वो घूम सकते। मैं आपको अपनी प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ। मैं माँ विंध्यवासिनी मंदिर का पुजारी भी हूँ। हमारे एक यात्री हैं, एमपी से आते हैं, रीवा से। वो आज से मतलब हमारे पिताजी हैं, उन दर्शन पूजन कराते हैं। वो आते थे पहले तो रात में वो आने से डरते थे, और इधर 4-5 दिन पहले वो आए थे रात को 2 बजे। हम कहा भैया आप पहले आते हैं, रात में नहीं आते थे। कहते थे भैया पहले गुंडा राज था, वहाँ रात में क्या उनको लुटेरे घूमते थे। अब तो योगी जी का राज है, हम कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़िया रोड हाईवे बन गया है कि पूछिए मत। ऐसा लगता है नहीं कि रात है कि दिन है। अब यही सोच लीजिए हम कौन सा घूम रहे हैं। जी, आपका नाम? विनय जी, कहाँ से आए हैं आप? मऊ से आए हैं। मऊ से आए। जी, तो दर्शन करने आए हैं आप? जी जी। दर्शन करने आए। अच्छा, तो ये जो कॉरिडोर का काम है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, इससे पहले कभी आए हैं आप मंदिर? आए थे। अच्छा, अब पहली बार आ रहे हैं जब से कॉरिडोर वो हुआ है। तो अच्छा, जब पहले आप आते थे आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था? रास्ते नहीं ठीक थे, समय बहुत ज़्यादा लगता था, गाड़ी में तेल भी बहुत ज़्यादा लगता था। अब समय की बचत हो जा रही है, आराम रह रहा है। नहीं, मतलब जैसे कि आप मंदिर के परिसर में गए, तो परिसर में जाते टाइम जब से बना तब से नहीं, पहले ही की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की बात। गलियाँ थी, जाने में दिक्कत होती थी। हाँ, तो आपके मऊ के तो एक भाजपा के नेता हैं धारा सिंह चौहान। हाँ, तो वो तो उसमें आ गए,
सपा में? असल बात ये 5 साल कुछ किए नहीं, क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया है। एमएलए साहब ने? एमएलए साहब नहीं, मंत्री साहब ने एक भी काम अपने क्षेत्र में नहीं किए हैं। अब क्या करें, टिकट कैसे मिलेगा, जीतेंगे है नहीं। अच्छा, जीतेंगे नहीं? एकदम नहीं जीतेंगे, वो लड़के देख लें, जीतेंगे नहीं। तो उनका तो कहना है कि वो अपने समाज के बहुत बड़े नेता हैं। उनका कहना है ना, लेकिन उनके समाज का कहना है कि वो हमारे नेता नहीं हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है माहौल? माहौल बीजेपी 300 प्लस। 300 प्लस जी। और आपके लिए कौन से अहम मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे लिए यही विकास, सबसे शिक्षा, रोजगार। रोजगार? इस सरकार पे तो दबाव है कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। रोजगार दे रही है सरकार, 5 लाख सरकारी नौकरी दी है। 1.5 लाख 5 लाख कहाँ से हो गए? योगी जी तो 4.5 लाख का आंकड़ा देते हैं। 1.5 लाख शिक्षकों की नौकरी मिली है, 1.5 लाख शिक्षकों को अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। नहीं, इन्होंने बोला 5 लाख। सुनिए, इन्होंने बोला 5 लाख, पर योगी जी खुद आंकड़ा दे रहे हैं 4.5 लाख का। रोजगार मिल रहा है लोगों को, लेकिन जो जिस लायक है वो नकल करके हम घर में बैठे रहे आराम करें तो थोड़ी नहीं नौकरी मिल जाएगी। आप इसमें कंपटीशन का ज़माना है, आप आगे बढ़िए। और स्थायी भी बहुत लोगों को नौकरी मिली है, संविदा पे लोग नौकरी कर रहे हैं, कई लाख लोग, उनको भी जोड़िए। अस्थायी और अस्थायी दोनों में फर्क है ना। अस्थायी तो मिली है, अस्थायी भी लोगों को मिली है, लेकिन उसको नहीं दर्शाया जा रहा, बस बेरोजगारी है। अरे उससे पहले भी आप देखिए कि कहाँ क्या था, केवल यादवों को भर दिया पुलिस में, PSC में। अब तो सबको कंपटीशन जमाना है। अब ये नहीं कि आप फार्म पे हो जाए। पहले यादव लोग दौड़ पास कर लेते थे, वो दरोगा हो जाते थे। पुराने किसी भी एसआई को मैं दावा करता हूँ, किसी भी आज से 10-20 साल पहले, 10 साल पहले मान लीजिए, किसी भी एसआई को ला दीजिए और नए एसआई को लाइए। एजुकेशन के मामले में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे जिस मामले हो, उनसे बेटर देन है कि नहीं है जी। तो इस सरकार पे भी तो वो आरोप लग रहा है कि इस सरकार में भी ठाकुरवाद है। ठाकुर भैया जाति, देखिए जिसके पास क्वालिफिकेशन रहेगा वो कुछ कह रहे थे। ठाकुरवाद तो केवल योगी जी को बदनाम किया जा रहा है ना। उनके परिवार में लोग हैं अभी तक चाय बेच रहे हैं, पतंग बेच रहे हैं, माला फूल बेच रहे हैं। और अगर जातिवाद देखें तो अखिलेश जी के घर में देखिए। नहीं, वो आपने ठीक बोला, पर कोई भी मठ का मठाधीश बनता है तो ऐसा मान्यता है उस परंपरा की कि वहाँ पे पिंडदान कर दिया जाता है। पिंडदान का मतलब है कि अपने घर बार को छोड़ देते हैं। तो अगर वो छोड़ दिया था तो फिर उससे आज जोड़ के क्यों देखना? नहीं तो उन्होंने छोड़ दिया पिंडदान। तो जैसे आपने कहा कि जो योगी बनता है छोड़ दे, हमारे पिताजी भी जब संन्यास लिए तो उनका भी पिंडदान किए अपना। वो तो आपके पिताजी ने? हाँ, उमेश गिरी, उनका पहले उमाकांत पांडे नाम था, उमेश गिरी नाम पड़ा। वो यहाँ इलाहाबाद में अपना योगी साधन किए और अपना पिंडदान किया, सैयादान किया। घर हमारे जाते नहीं, माता जी का देहांत हो गया था, उसमें भी उन्होंने नहीं गया। लेकिन हिंदू परंपरा में है कि अगर किसी की पत्नी देहांत होती है, पति है, तो उसको सिंदूर पहनाने जाता है, लेकिन वो नहीं गया। क्या मैं अपना कर चुका हूँ, घर द्वार छोड़ के क्यों जाऊँगा? तो वो अपने घर कहाँ जाते हैं? वो अगर वो चोरी बेईमानी करेंगे तो मठ के लिए करेंगे। नहीं, इस सरकार पे ये आरोप लगता है कि देखिए अतीक अहमद हो गया, वो जेल चला गया, और मुख्तार अंसारी हो गया, वो जेल चला गया, ब्रजेश मिश्रा है, वो जेल चला गया, पर सुशील सिंह, ठीक है, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, ऐसे लोग भी अभी बाहर हैं। ब्रजेश सिंह जेल में है, शिवपुर जेल बनारस में है वो। जी। सुशील सिंह और धनंजय सिंह, अगर उनके ऊपर केस साबित होगा तभी ना कि जबरदस्ती किसी इन लोगों को तो पूरा केस साबित है। नहीं तो अखिलेश यादव जी का ये कहना है कि भाई आरोपी हैं, धनंजय सिंह 25,000 का इनाम है और क्रिकेट खेल रहे हैं और फोटो भी डाल रहे हैं। बताइए। ठीक है, इनामी हैं तो उनको जब हमारे यहाँ एक कानून व्यवस्था है, उनको कानून जब निर्धारित सजा करेगा तभी ना कि जबरदस्ती कर देंगे आप, कोई भी हो। जब कानून प्रक्रिया में रहेंगे तभी ना कुछ होगा। आपका नाम? आशीष पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं से हूँ लोकल। मिर्ज़ापुर से जी। अच्छा, आपसे यही सवाल है कि आपके लिए इस चुनाव में क्या उनसे अहम मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन योगी जी ने हमें संतुष्ट कर दिया है पूरी तरह से। जो मुद्दे हमारे लिए थे सब संतुष्ट कर दिया है, इसलिए हमारे लिए कोई मुद्दे बहुत बड़े नहीं हैं इसमें। संतुष्टि किन मुद्दों से आपको मिली है, या कोई काम जो आपको लग रहा है कि संतुष्टि मिली है ना, तो कोई क्या काम है वो? सबसे पहले मैं जहाँ पे हूँ मैं उसके बारे में बता दूँ आपको। यहाँ पे विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे हमारे विंध्याचल का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। कभी यहाँ पे आदमी की संख्या 10% होती थी आने की, आज यहाँ पे आप लोग, पत्रकार, सब लोग आ रहे हैं। तो ये कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा योगदान है
आज विंध्याचल को वर्ल्ड में लोग जानने लगे हैं, तो ये विकास ही है और इससे हम सबका विकास होने वाला है। और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रोड बन रहे हैं, आज यहाँ काम लगा हुआ है, बस ये जान लीजिएगा पहले तो काम ही नहीं लगते थे यहाँ पे। आज आपके सामने पानी की टंकी, यहाँ की सबसे बड़ी मुसीबत पानी थी, ये बन रही है, पानी बन जाएगा। आज हमारे पूरे विंध्याचल में पानी मिलेगा। बिजली सप्लाई बहुत अच्छी हो गई है, पहले बहुत ख़राब थी, बहुत गंदी थी, आधे दिन आती थी, आधे दिन नहीं आती थी, बहुत स्थिति ख़राब थी, वो अच्छी हो गई। बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है, अब क्या क्या मैं आपको गिनाऊँ। तो जैसे कि मान के चलिए थोड़ा जातिगत सवाल है, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहे तो दे दीजिएगा, अगर नहीं देना चाहते मत दीजिएगा। जरूर देंगे जी, इस सरकार पे आरोप लगता है कि ब्राह्मणों की अनदेखी करी गई है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। एक्चुअली मुझे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है? आप ऐसा बताया जाता है, देखिए विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है ना, और उनके परिवार की एक लड़की है, वो अभी भी जेल में है, खुशी दुबे उनका नाम है। जी जी, नहीं, मैं जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ और जान रहा हूँ कि आपका क्या कहना है। विकास दुबे अच्छा इंसान था, अपराधी था। अगर कोई अपराधी मारा जा रहा है या पकड़ा जा रहा है तो ये तो सही बात है ना। हम ब्राह्मण वर्ग जो होते हैं ना, वो ये नहीं जानते कि वो अच्छा है या बुरा है। वो जो बुरा है उसके साथ बुरा होना चाहिए, जो अच्छा है उसके साथ अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि हम विकास दुबे ब्राह्मण है तो मैं उसका सपोर्ट करूं, ये कदापि संभव नहीं है। ये जातिगत राजनीति। और पहले मैंने अभी सुना कि यादवों की सपा में बहुत चलती थी। भैया यही ऐसी पार्टी है जो यादव, हरिजन और केवट, मल्ला, मतलब कोई भी बिरादरी हो, ब्राह्मण नहीं कर रही है। बस एक कर रही है, आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, बस, और कुछ नहीं। तो ये हमारे लिए जातिगत तो ख़त्म कर दिया इन्होंने। मेरे ख्याल से तो सबसे अच्छा यही रहा कि ये जातिगत इन्होंने इतना अच्छे से ख़त्म किया है कि आप आने वाले समय में आप खुद कहोगे कि मैं आशीष पांडे हूँ या मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू हूँ। ये चीज़ एक राष्ट्रभक्ति नसों में दौड़ने लगी है। आज के पहले नहीं दौड़ती थी भैया। क्यों? पता नहीं क्यों, फील नहीं आती थी। आप यहीं से इमामबाड़े आप चले जाइए, मैं छोटा सा घटना दे दे रहा हूँ। यहाँ से इमामबाड़ा आप चले जाइए, नहीं यहाँ मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर इमामबाड़े पे ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। और नहीं ये तो नहीं है। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर पे इमामबाड़ा है। वहाँ पे वो मुस्लिम का एक ऐसा तबका था कि वहाँ पे आप सिर्फ ऐसे देखते हुए निकल जाइए तो वो तुरंत रोक के कहेंगे घूर क्यों रहा है बे। ये कहानी हुई करती, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हुई करती थी। आज से करीब जब सपा सरकार था तो आज आप अपने बाइक से जाइए, वो ये नहीं कहते कि क्या हुआ भैया, और भैया सब ठीक ठाक है, हम लोगों भाषा में, और भैया सब ठीक ठाक बा। तो ये चीज़ बदलाव आया किससे? मेरे ख्याल से योगी के अलावा कोई और बदलाव कर नहीं सकता। 17 के पहले आप जहाँ भी घूमते होंगे लोग तिलक नहीं लगाते होंगे पूरा। अब आप जहाँ जाएंगे सब तिलकधारी बनते हैं, तो ये भी हिंदुत्व की भावना जागी है ना। सरकार पे विपक्ष आरोप लगाती है कि इन्होंने हिंदुत्व के राजनीति करी और उस राजनीति में मुसलमान कहीं पीछे छूट गया है। आपको ऐसा लगता है? ये तो अगर कोई मुसलमान सच्चा होगा वही बताएगा। हमारे यहाँ जितने मुसलमान हैं, क्या केवल हिंदुओं का आवास मिला है? सारी मुसलमान नहीं पाए हैं। यहाँ जो कोरोना काल में पैसा आता था केवल हिंदू पाए हैं, मुसलमान नहीं पाए हैं। अगर ऐसी बात ही तो अगर जातिवाद करते तो उनको क्यों देते? नहीं, विकास के कार्य तो हैं, वो सब पे पहुंच रहे हैं। वो मैं आपके सवाल, मेरा ये सवाल है कि ये कहना है विपक्ष का कि मुसलमान इनकी सरकार में कहीं डरा हुआ है। तो क्या इनकी सरकार में नहीं डरा हुआ था? अतीक अहमद इन्हीं की सरकार में थे ना। अतीक अहमद इनके सरकार में थे, माफिया थे इलाहाबाद के, वहाँ के लोग इनसे नहीं डरते थे। अब तो जेल में तो चिल्लाएंगे वो। तो ये जातिवाद नहीं है, ये हिंदुत्ववाद है और हिंदुस्तान है, हिंदुत्व ही रहना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। एक आपसे ले लेंगे, एक इनसे ले लेंगे। आपको कुछ बोलना है? पूछिए तब ना। तो आप तो बोलेंगे। अच्छा, यही बोलेंगे। आपका नाम? अंकित भट्ट नाम है हमारा। जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं हिंदू, तो हिंदू का पहले मतलब जान लीजिए। जो हीन को दूर करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं है,
हिंदू एक धर्म है और वो किसी भी वर्ग से हैं, वो सब हिंदू हैं। अब जहाँ रही बात किसी चीज़ को मिलना, किसी भी सरकार में क्या किसको मिल रहा है, जी आपने हिंदू की परिभाषा दी, पर हिंदू की परिभाषा भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बदलती बदलती दिखती है। नहीं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सावरकर जी हैं जी, उन्होंने हिंदू की एक परिभाषा दी थी, ये कहे कि जो इस देश का है वो हिंदू है, उनकी ये परिभाषा है। ऐसा ही जो इस देश का है वो हिंदू तो है ही है। अभी देखिए मोहन भागवत जी ने भी यही बात बोली। जो इस देश का है वो हिंदू है, सभी हिंदू हैं, और मैं हिंदू का हिंदू मुसलमान तो हिंदू बन के आते हैं। मुसलमान कोई पेट से नहीं पैदा होता है, हिंदू ही पैदा होता है। यहाँ पे उनको जातिवाद किया जाता है, ये जातिवाद है, उनका यहाँ खतना किया जाता है। अगर हिंदू पर बन के पैदा आए तो क्यों आप उनको बांट रहे हैं, क्यों उनको मुसलमान बना रहे हैं? जी क्या कह रहे थे? तो हिंदू को मैंने आपको मतलब बता दिया, और लोगों को अलग अलग मत होता है। जैसे जैसे लोग का संस्कार होता है वैसे वैसे बोलते हैं, ठीक है। जहाँ अगर आई मुस्लिम का, तो मुसलमान भी एक धर्म है, कोई जात नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अलग अलग जातियाँ हैं, तो वैसे मुसलमानों में अलग अलग जातियाँ हैं। मुसलमान एक धर्म है। सब लोग जो है मुसलमान कहकर ये सिर्फ डराते हैं कि वो ये धर्म के हैं। हम जब किसी के धर्म पे आघात करेंगे तो वो सब एकजुट हो जाएंगे। और हमारे हिंदू में लोग एकजुट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे में बटे हुए हैं, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, हाँ, बहुत सी जातियां हैं, लोग अलग अलग बटे हुए हैं, इसलिए लोग हम लोग को तोड़ने के लिए लग जाते हैं। मुसलमान को नहीं तोड़ पाते हैं, जातिवाद तो वहाँ भी है मुसलमान, लेकिन वहाँ जाति संबोधित नहीं करते ना, वहाँ धर्म से संबोधित करते हैं। जैसे हम मुसलमानों में पशमानदा होते हैं जिन्हें लोअर कास्ट बोला जाता है, मैं वही बता रहा हूँ, कुछ शेख भी होते हैं, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन बोलने का जो शैली होती है वो लोग मुसलमान बोलते हैं, शेख नहीं बोलते हैं, किसी को पठान नहीं बोलते हैं, लोग डायरेक्ट कहते हैं मुसलमान। कोई भी मैटर हो जाता है लोग मुसलमान कहते हैं। तो हम धर्म से बात करते हैं ना, जब हम किसी के धर्म, बौद्ध धर्म, अलग अलग धर्म है, किसी को धर्म से अगर आघात करेंगे तो वो बोलेंगे, हमारे अगर धर्म से आघात करेंगे हम भी बोलेंगे, हमारा सनातन धर्म है। हाँ, तो और हिंदू का मतलब आपको बताएं हैं, सिर्फ यही आप पकड़ के अगर जिस दिन चलेंगे ना, कभी कोई बांट नहीं सकता। हमारे जो हिंदू धर्म में हैं लोग बटे हुए हैं और अलग अलग पार्टियां बना लेती हैं, बस इसी से लोग मौका पाके जो है कि हर चीज़ से अपना करते हैं, बांटते हैं लोगों को। और रही बात जहाँ बीजेपी की, बीजेपी तो हम लोग को भाई बहुत संतुष्ट की है, हर प्रकार से संतुष्ट की है, और जो हम लोग चाहते हैं वो चीज़ मिला है। आवास मिला है, पानी मिला है, रोड मिला है, बिजली मिला है, और इतने संकट आने के बाद जो है वो शिक्षा भी मिला, जहाँ जहाँ ऑनलाइन चलाए हैं। इतने संकट आने के बाद, और जब संकट आया था तो और कोई दिख नहीं रहा था। अच्छा, आप मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं? जी। मिर्ज़ापुर में और इस सरकार में आपको लगता है कि ये काम और हो जाता तो और बढ़िया हो जाता? आपको ऐसा कोई काम लगता हो जो छूट गया हो इस सरकार से? देखिए, इस सरकार में अभी छूटा है और अभी 7 साल हुआ है, और बाकी पार्टियों को तो बहुत से मौके मिल चुके हैं। अभी तो इनको 7 साल मिला है, और भी इनको हम समय देंगे, और ये जो छूटा है वो भी पूरा होगा। क्या काम है? आपने काम नहीं बताया। नहीं, काम हम बता रहे हैं ना। काम देखिए, फिलहाल तो अभी आया है जो कोरोना आया इतना, और सबके ऊपर कोरोना का कहर है था। ऐसी बात तो था नहीं कि कोई किसी का चेहरा देखकर कोरोना पकड़ा है। हाँ, तो कोरोना तो सभी के लिए था। तो उसमें थोड़ा सा शिक्षा के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। और देखिए, एक ही चीज़ मोदी सिर्फ अकेले नहीं कर पाएंगे। करप्शन को ख़त्म करना होगा तो वो सबको मिलकर करना होगा। अगर जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि आप मास्क लगाइए तो मास्क लगाइए। अगर आप कहीं भी नहीं, इस बात को तो खैर मैं भी मानता हूँ कि सरकार में करप्शन कम हुआ है, मैं उस बात को आपको मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे तो हैं जो सरकार को घेरे हुए हैं विपक्ष। जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, जैसे किसानों की समस्याएं हैं। महंगाई जो है 2022 तक मोदी जी ने बोला था कि किसानों की आय डबल हो जाएगी। हम बता उस चीज़ पे महंगाई जो है, महंगाई की अगर आपको देखा जाए तो महंगाई, आपको वो सब सुविधा दे रहे हैं। आपको घर दे दिए, आपको अनाज दे दिए, जो कि पिछले सरकारों में कुछ नहीं मिला ऐसा। तो महंगाई का मतलब ये कि अब महंगाई नहीं है। ये
ज़बरदस्ती एक मुद्दा बनाया जाए कि महंगाई है, तो इसे महंगाई नहीं कहते हैं। आपको सब कुछ मिल रहा है, तो आपको जो कमाना है, आपका रोज़ का जो इनकम है, तो आपको जिस चीज़ के लिए आप कमा रहे थे वो चीज़ तो सरकार ने दे दिया। तो आप जो कमा रहे हैं अब उसको अपना भी जीविकोपार्जन चलाइए। और किसानों पे क्या कहना होगा आपको? 1 साल से धरने पे बैठे, फिर मोदी जी ने तीनों विधेयक वापस भी ले लिए। भाई मोदी जी देखिए किसानों के लिए कुछ हित में लाए थे, किसानों को नहीं समझ में आया, और ये चीज़ मोदी जी अपने मुख से भी बोले हैं कि भाई हम आपके हित में लाए थे और आप नहीं समझे थे, हम वापस कर लिए। और इससे बड़ी क्या चाहिए कि एक प्रधानमंत्री जो है किसानों से माफ़ी मांगते हुए, कहा जाए तो उसको माफ़ी बोलते हैं जी, वो प्रधानमंत्री का बड़प्पन दिखता है। बड़प्पन वहाँ दिखता है, और वो करते हुए और वो अपने मुद्दे को वापस कर लिए और सब कुछ ठीक हो गया। लोग अपना हो गए, वो अपने हो गए। और सरकार जब भी, बीजेपी सरकार जब भी कोई मुद्दा लाता है तो वो जनता के भला के लिए ही लाता है, न कि वो अपने लिए लाता है। आप ये किसानों की बात कर रहे हैं जी, यही किसान लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को पंजाब में 20 मिनट रोके रहे हैं। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात थी। और वो अपने आप को किसान कर रहे, सब आतंकवादी थे, एक गुंडागर्दी थी। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को रोड पे रोक दिया जाए। अब ऐसी छन्नी सरकार, एकदम निकम्मी सरकार है, इसको इस्तीफा देना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ठीक। ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। अभी हम मिर्ज़ापुर जनपद में हैं, आपको 1-2 दिन मिर्ज़ापुर घुमाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए। धन्यवाद।